एक अरबपति की छोटी बेटी अस्पताल के सफेद कमरे में चुपचाप लेटी थी। डॉक्टरों ने उसे जीने के लिए सिर्फ 5 दिन दिए थे। उसके चारों ओर आधुनिक मशीनें, बेहतरीन डॉक्टरों की टीम और बेशुमार पैसा था। लेकिन सब कुछ बेबस था। जब पूरा अस्पताल लगभग हार मान चुका था, तब एक गरीब लड़का, जिसके पास न कोई डिग्री थी न कोई पहचान, उस ताकत की सीमा को लांघकर कुछ ऐसा करने की हिम्मत करता है जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। यह एक सच्ची कहानी है, जहां साहस और विश्वास भाग्य को बदल सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आगे क्या हुआ। मुंबई में दोपहर से ही रिमझिम बारिश हो रही थी, जो रात तक खिंचती चली गई, जैसे रुकना ही नहीं चाहती हो। सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर पेड़ चुपचाप पानी की बूंदों को सह रहे थे, जो भारी होकर नीचे ग्रे टाइल्स वाले फर्श पर गिर रही थीं, जहां पीली रोशनी के धब्बे फैले हुए थे। ठंडी हवा गलियारों में घुस रही थी और ऊंची मंजिलों पर बने कमरों की मोटी कांच की खिड़कियों पर जम रही थी, जहां से रोशनी बाहर छन रही थी। तीसरी मंजिल पर विशेष उपचार कक्ष संख्या 304 में बिस्तर पर हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी, जहां छोटी सी अन्या बेसुध लेटी थी। उसका छोटा सा शरीर सफेद चादरों और उसके हाथ में लगी ड्रिप की नलियों के बीच खोया हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, पलकें धीरे धीरे कांप रही थीं, और हर बार जब थर्मामीटर की बीप बजती तो वह एक जैसी होती। बिस्तर के पास मीरा एक मूर्ति की तरह बैठी थी। उसका क्रीम रंग का कोट कंधे पर लटका हुआ था। उसने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसकी लाल आंखें हार्ट मॉनिटर की स्क्रीन पर टिकी थीं। नंबर अनियमित रूप से ऊपर नीचे हो रहे थे और गलियारे में जूतों की हल्की आवाज गूंज रही थी। दरवाजा खुला और डॉक्टर विक्रम सिंह अंदर आए। उनका सफेद कोट अभी भी बिल्कुल साफ था और हाथ में एक मोटी फाइल थी। उन्होंने हमेशा की तरह सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में वह आत्मविश्वास नहीं था जो हमेशा रहता था। मुझे अभी अभी नई टेस्ट रिपोर्ट मिली है। मीरा ने अपनी बेटी से नजरें नहीं हटाईं। उसकी आवाज भारी हो गई थी। डॉक्टर, आप कर सेट कर्ड सीधे सीधे बताइए, मैं सह लूंगी। एक छोटी सी खामोशी के बाद, अन्या के पास सिर्फ एक रात है, शायद कल सुबह तक। अगर किस्मत अच्छी रही तो। मीरा का हाथ कस गया। अन्या अभी भी चुपचाप लेटी थी। उसकी छाती धीरे धीरे उठ गिर रही थी। क्यों आप लोगों ने कहा था कि आपने सबसे अच्छा इलाज इस्तेमाल किया है, यहां तक कि परीक्षण के चरण वाली नई दवा भी। मैंने हर चीज के लिए सहमति दी थी। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बच्ची का शरीर उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। डॉक्टर सिंह ने ऐसे कहा जैसे वह किसी पुरानी खबर का पाठ कर रहे हों। उन्होंने फाइल धीरे से मेज पर रखी और जाने के लिए मुड़े। रुकिए। मीरा खड़ी हो गई। उसकी आवाज गुस्से को दबाने के कारण कांप रही थी। अगर सिर्फ एक रात बची है तो मुझे अपनी बेटी के पास रहने दीजिए, किसी को परेशान मत करने दीजिए। मैं नर्स को व्यवस्था करने के लिए कह दूंगा। डॉक्टर सिंह ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। पीछे हल्की कीटाणुनाशक गंध और भारी खामोशी छोड़ गए। कमरा 304 के दरवाजे के बाहर गलियारा ठंडी सफेद रोशनी में डूबा रहा। कभी कभी कुछ नर्सें गुजरतीं, आपस में फुसफुसातीं और फिर जल्दी से चली जातीं। वहां से 3 मंजिल नीचे रसोई के बगल में एक लड़का एक अस्थाई छप्पर के नीचे दुबका बैठा था। उसकी टी शर्ट भीगी हुई थी, बाल माथे से चिपके हुए थे और उसके नंगे पैर ठंड से कांप रहे थे। उसने अपने पुराने कपड़े के थैले को कसकर पकड़ रखा था, जिसमें एल्यूमीनियम के डिब्बे और बोतलें थीं, जो उसने अभी अभी इकट्ठा की थीं। उसका नाम राजू था, 12 साल का, न कोई पता, न कोई कागज, न कोई रिश्तेदार। राजू बाजारों, बस स्टेशनों के आसपास भटकता रहता था और कभी कभी रसोई के कचरे के डिब्बे से बचा हुआ खाना खोजने के लिए अस्पताल में घुस जाता था। उसे पता था
कि रसोई वाले कब बचा हुआ खाना फेंकते हैं और गार्ड कब अपनी शिफ्ट बदलते हैं। दीवार का हर कोना, हर नाली राजू को अच्छी तरह याद थी। आज रात वह खाना नहीं ढूंढ रहा था, उसे भूख नहीं थी। ठंड और बारिश की आवाज ने उसे बस चुपचाप सिकुड़कर बैठे रहने पर मजबूर कर दिया था। तीसरी मंजिल की खिड़की से रोशनी नीचे पानी पर पड़ रही थी, जिससे एक चमकती हुई लकीर बन रही थी। राजू ने सिर उठाया ऊंचे कमरे में। उसने एक लड़की को चुपचाप लेटे हुए देखा, जिसके शरीर पर बहुत सारी नलियां लगी थीं। उस लड़की ने अपनी आंखें खोल रखी थीं और छत को घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। उसकी नज़र एक सफ़ेद कागज की तरह शांत थी, न कोई रोना, न कोई विरोध। राजू को समझ नहीं आया कि वह ऐसे क्यों बैठा देख रहा है। बस इतना पता था कि उस पल में उसे कुछ बहुत करीबी महसूस हुआ, बहुत कुछ अपने जैसा, कोई ऐसा जिसे इस बारिश में अकेला छोड़ दिया गया था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। पीछे से भारी कदमों की आवाज आई, ए लड़के। फिर यहाँ छिप गया। रात का गार्ड रमेश हाथ में डंडा लिए राजू को घूर रहा था। कहीं और जा, आज रात बड़े मेहमान आए हैं, मुझे तू यहाँ घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए। राजू धीरे धीरे खड़ा हुआ, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। उसे यहाँ के नियम पता थे। जब बड़े मेहमान आए हैं, मेहमान आते तो उस जैसे लोगों को दिखने की इजाजत नहीं थी। वह कुछ कदम पीछे हटा और फिर बाहरी गलियारे के साथ भाग गया। पार्किंग के पीछे एक कोने में मुड़ गया। वहां से वह अभी भी तीसरी मंजिल की खिड़की देख सकता था, अभी भी पीली रोशनी देख सकता था, और अभी भी उस औरत की छाया देख सकता था जो बिस्तर के पास बिना हिले डुले बैठी थी। बारिश अभी भी हो रही थी। हवा गलियारे से गुजर रही थी, अपने साथ कीटाणुनाशक की गंध और गीली मिट्टी की महक ला रही थी। राजू बैठ गया। उसने अपने थैले से एक पुराना कपड़ा निकाला और सिर पर रख लिया। वह अभी भी तीसरी मंजिल को देख रहा था। वह लड़की अभी भी अपनी आंखें बंद नहीं कर रही थी। और अजीब बात थी, एक छोटे से पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी नजरें 3 मंजिलों के कांच और बारिश को पार करके सीधे उस तक पहुंच गई हों। राजू का दिल थोड़ा धड़क उठा। उसने पलकें झपकाईं और सिर झुका लिया। ऊपर अन्या ने बिना आवाज के फुसफुसाया। नीचे एक गली के लड़के ने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद से पूछा, अगर कोई मरने वाला हो तो क्या मैं कुछ कर सकता हूं? बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी की महक थी। अस्पताल के आंगन में रोशनी पानी के गड्ढों पर पड़कर धुंधली पीली लकीरें बना रही थी। राजू पार्किंग एरिया के पास एक कंक्रीट के खंभे के पीछे छिपा खड़ा था, गीला, ठंडा, और नंगे पैरों में कीचड़ लगने से खुजली हो रही थी। लेकिन उसकी नजरें तीसरी मंजिल से नहीं हटीं। उस मंजिल पर अभी भी रोशनी जल रही थी। वह लड़की अभी भी वहीं लेटी थी। राजू मुड़ने ही वाला था कि उसने गलियारे के पत्थर के फर्श पर ऊंची एडी के जूतों की आवाज सुनी। एक अधेड़ उम्र की महिला सफेद कोट पहने, हाथ में एक फाइल लिए तेजी से कमरा 304 की ओर जा रही थी। उसने पहचान लिया, यह है भाज 104 की ओर कर देर। वही डॉक्टर सिंह थे जो कल रात उस कमरे से बाहर आए थे। राजू पीछे हट गया। वह भागने ही वाला था कि एक कार आकर रुकी। कार की रोशनी पीछे बैठे व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी। यह वही मां थी जिसे उसने खिड़की से देखा था। चेहरा कठोर था, लेकिन कंधे हल्के कांप रहे थे, जैसे खुद को मजबूत रहने के लिए मजबूर कर रही हो। कार का दरवाजा खुला, मीरा बाहर निकली। उसकी ऊंची एडी के जूते अभी भी गीले फर्श पर पड़े। उसकी सेक्रेटरी एक छाता लिए साथ चल रही थी और एक गार्ड वीआईपी आपातकालीन विभाग का मुख्य दरवाजा खोलने के लिए एक छाता लिए साथ चल रही थी। दौड़ा। राजू दूर से चुपचाप देखता रहा। मीरा, मैडम, डॉक्टर सिंह तीसरी मंजिल पर आपका इंतजार कर रहे हैं, एक रिसेप्शनिस्ट नर्स ने जल्दी से कहा। मीरा ने बिना जवाब दिए सिर हिलाया। वह सीधे लिफ्ट की ओर चली गई। उसका शरीर सीधा था, लेकिन चेहरा जैसे जम गया था। राजू को यह देखकर वह पीछे के गलियारे से तीसरी मंजिल पर जाने का रास्ता खोजने लगा,
जैसा कि उसने पहले भी कई बार किया था। वह कुछ बार पानी मांगने या ट्रॉली से खाना खोजने के लिए ऊपर गया था, लेकिन इस सामसफाता दोसाता बार वह खाने के लिए नहीं जा रहा था। वह बस यह समझना चाहता था कि उस मंजिल पर क्या हो रहा है, वह लड़की अपनी आंखें क्यों नहीं बंद कर रही थी। तीसरी मंजिल पर विशेष उपचार क्षेत्र के पास एक छोटे से मीटिंग रूम में डॉक्टर सिंह ने फाइल मेज पर रखी और मीरा के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए। कमरा इतना शांत था कि मेज के किनारे पर पेन के हल्के से टकराने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हमें आज सुबह की टेस्ट रिपोर्ट मिली है। अन्या का लिवर एंजाइम बहुत बढ़ गया है। हम सहायक दवाओं से स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। मीरा चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें नहीं झपकीं। उसने एक सफेद शर्ट और घुटनों तक लंबी काली स्कर्ट पहनी थी। कलाई पर घड़ी थी, लेकिन वह समय नहीं देख रही थी। ऐसा क्यों हुआ? आपने कहा था कि प्रायोगिक दवा उसके शरीर को प्रतिक्रिया देने में मदद करेगी, है ना? हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो यही है, लेकिन हर शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मुझे लगा था कि यह इलाज स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया था। सही है, लेकिन यह अभी भी एक प्रायोगिक चरण है। तो आप मेरी बेटी को एक प्रयोग की वस्तु के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी आवाज भारी लेकिन दृढ़ थी। डॉक्टर सिंह ने थोड़ा कंधा सिकोड़ा। मीरा जी, आपने नए इलाज के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आप ही थीं जो हर कीमत पर बच्ची को जल्दी से बचाना चाहती थीं, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास था। हवा में खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद मीरा ने अपना हाथ माथे पर रखा और गहरी सांस ली। डॉक्टर सिंह, मैंने चिकित्सा क्षेत्र में करोड़ों का निवेश किया है। मैं समझती हूं, लेकिन मैं सीधे पूछती हूं, क्या यह दवा ही मेरी बेटी की हालत खराब कर रही है? डॉक्टर सिंह ने अपने हाथ भींचे। उनकी आंखें थोड़ी नीचे झुक गईं। हम इसका पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। हो सकता है कि खुराक सही न हो, लेकिन अभी इसे रोकने पर बच्ची शायद नहीं बच पाएगी, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। तो अगर जारी रखा तो वह दवा की प्रतिक्रिया से भी मर सकती है। इस समय उसके बचने की संभावना 5% है। यह वाक्य एक भारी पत्थर की तरह गिरा। मीरा खड़ी हो गई। उसके हाथ हैंडबैग के पट्टे पर इतने कस गए कि सफेद पड़ गए, लेकिन उसकी आवाज नरम हो गई थी, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली गई हो। मैं चाहती हूं कि सब लोग विशेष उपचार क्षेत्र से बाहर चले जाएं। अब से कल सुबह तक मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रहूंगी। लेकिन मैंने कहा अकेली। राजू सीढ़ियों से दबे पांव चलकर उपचार क्षेत्र की ओर जाने वाले गलियारे के पास पहुंचा। दूर के चेकपॉइंट पर बैठा गार्ड फोन पर बात करने में व्यस्त था। उसने खुद को दीवार से सटा लिया। तकनीकी क्षेत्र की ओर से बिजली के बक्से तक पहुंच गया, एक जानी पहचानी जगह जहां वह पहले भी बारिश से बचता था। यहां से वह कांच के दरार से कमरा 304 का कोना देख सकता था। वह लड़की अभी भी वहीं लेटी थी। उसका चेहरा पहले की तरह ही पीला था। राजू घूरता रहा और फिर सुनने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ 2 नर्सें दवा की ट्रॉली धकेलती हुई गुजरीं, आपस में धीरे धीरे बात कर रही थीं। बेचारी बस 7 साल की है और तुम्हें पता है इस इलाज में पहले लिवर की जांच ही नहीं की गई। बस परीक्षण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दवाएं देते रहे। सच में इस गुनाह है प्रोस में दैत को ने के लिए दवाएं ही की देते रहे। अस्पताल में बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। डॉक्टर सिंह तो रस्सी पर चल रहे हैं। एक बार तो यह भी कहा था कि अगर कोई जटिलता हो तो उसे उसकी पहले से मौजूद स्थिति पर डाल देना। राजू की सांस रुक गई। वह सब कुछ नहीं समझ पाया। लेकिन इलाज, लिवर जटिलताएं, ये शब्द उसे उन बातों की याद दिला रहे थे जो उसकी दादी जीवित रहते हुए फुसफुसाती थीं। कमजोर लिवर के साथ मजबूत दवा लेना खुद को जहर देने जैसा है।
अच्छी दवा भी जहर बन सकती है। एक बार उन्होंने मोहल्ले के एक आदमी का इलाज किया था, जिसका लिवर भारी एंटीबायोटिक लेने से सूज गया था। उन्होंने सिर्फ गिलोय और काली हल्दी का काढ़ा बनाकर उसे हर सुबह पिलाया। कुछ हफ्तों बाद वह आदमी सामान्य रूप से चलने लगा था। उसे अभी भी दादी की कही बात याद थी, हर दवा अच्छी नहीं होती, कभी कभी सही समय पर रुक जाना ही काफी होता है। शरीर खुद को ठीक कर लेता है। राजू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी नजरें तीसरी मंजिल की ओर थीं, जहां वह लड़की अभी भी लेटी थी। वह लड़की जिसे वह नहीं जानता था, जिसका नाम नहीं जानता था, लेकिन कल रात उसकी आंखों ने उसके मन पर ऐसी छाप छोड़ी थी जैसे कभी गई ही न हो। राजू ने सिर झुकाया और बिजली के बक्से से पीछे हट गया। वापस जाने की सोच रहा था, लेकिन जैसे ही वह पीछे की सीढ़ियों की ओर मुड़ा, वह एक व्यक्ति से टकरा गया। वह शांति आंटी थीं, रात की सफाई कर्मी, जो कचरे की गाड़ी धकेल रही थीं। हे भगवान, तुम हो राजू? यहां ऊपर क्या कर रहे हो? राजू चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसने फुसफुसाया, आंटी, कमरा 304 वाली लड़की दवा की वजह से मरने वाली है। मुझे लगता है कि मुझे वजह पता है। तुम क्या कह रहे हो? मैंने नर्सों को बात करते सुना। मुझे पता है कि उसका लिवर खराब हो गया है और प्रायोगिक दवा लिवर को और कमजोर कर रही है। मेरी दादी ने ऐसे ही किसी का इलाज किया था। शांति ने उसे ध्यान से देखा। उस महिला की आंखों में, जिसने अस्पताल में 10 साल तक सफाई की थी, एक संदेह की किरण उभरी, जो फिर सच्ची दिलचस्पी में बदल गई। तुम्हारा मतलब है कि वे उसे ज्यादा दवा दे रहे हैं, नहीं गलत व्यक्ति को गलत दवा दे रहे हैं। राजू ने अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी डायरी निकाली, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। इसमें उसकी दादी के बताए घरेलू नुस्खे लिखे थे। कुछ पन्ने पलटने के बाद उसने बैंगनी स्याही से लिखी एक फीकी पड़ी लाइन की ओर इशारा किया, जब लिवर पर ज्यादा बोझ हो तो सब कुछ जहर बन जाता है। रुको, जहर निकालो, फिर आगे सोचो। शांति कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। बाहर टिन की छत पर फिर से बारिश की बूंदें टपकने लगीं। तुम्हें लगता है कि तुम उसे बचा सकते हो? राजू ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों ने उसे चौंका दिया। तो चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर प्रिया से मिलवाती हूं। वह यहां अकेली हैं जो तुम्हारी बात सुने सकती हैं। राजू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में बारिश के पर्दे के पीछे से एक उम्मीद की किरण चमक उठी। एक शांत अस्पताल के गलियारे में दो अलग अलग दुनिया के दो लोगों के बीच एक नाजुक धागा अभी अभी जुड़ा था, जो कुछ ऐसा शुरू कर रहा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रात की हवा सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के तकनीकी भवनों के बीच के संकरे गलियारे से गुजर रही थी, जिसमें कीटाणुनाशक की गंध और अभी तक न सूखे पिछवाड़े की नमी मिली हुई थी। ऑक्सीजन सप्लाई एरिया में लगी दीवार घड़ी में सुबह के 1:18 बज रहे थे। पूरा विशेष उपचार क्षेत्र सो रहा था, सिवाय नर्सों के ड्यूटी रूम से आती पीली रोशनी के। राजू शांति आंटी के पीछे पीछे चल रहा था। हर कदम के साथ उसके सीने में दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वह कभी अस्पताल में इतनी गहराई तक नहीं आया था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी को बचाने के लिए एक डॉक्टर को ढूंढ रहा होगा। डॉक्टर प्रिया आमतौर पर इस मंजिल पर रात की ड्यूटी पर होती हैं। वह बहुत दयालु और समर्पित हैं। एक बार जब सोलापुर से एक बच्चे का मामला आया तो वह खुद वहां से मेडिकल रिकॉर्ड लेने गई थीं। बिना किसी बिचौलिए के शांति ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें लगातार पहरा दे रही थीं, लेकिन डॉक्टर सिंह भी उन्हें बहुत दबाते हैं। अगर वह कुछ भी अलग कहती हैं तो उन पर नजर रखी जाती है। क्या वह मुझ पर विश्वास करेंगी? राजू ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस बात करेंगी, मां जारसी आवाज करेंगी। अस्पताल में कोई है जो हिम्मत कर सकता है तो वह वही है। वे दोनों एक छोटे गलियारे में मुड़े जो रेजिडेंट डॉक्टरों के आराम कक्ष की ओर जाता था। गलियारे के पहले कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी।
शांति ने 3 बार धीरे से दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से खटखटाया, इस बार थोड़ा जोर से। थोड़ी देर बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक युवा महिला, लगभग 30 साल की, अस्त व्यस्त नीले कोट में, जिसकी आंखें नींद की कमी से लाल थीं, बाहर झांकी। शांति, क्या हुआ? माफ करना डॉक्टर प्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यह सुनना चाहिए। डॉक्टर ने राजू को देखा, जो गंदे कपड़ों और नंगे पैरों के साथ पीछे छिपा हुआ था, और उसकी भौहें तन गईं। यह लड़का राजू है। यह मरीज नहीं है, लेकिन इसे पता है कि कमरा 304 की लड़की को दवा से जहर हो रहा है, और इसे लगता है कि यह उसे बचाने का तरीका जानता है। एक तनावपूर्ण खामोशी छा गई। डॉक्टर प्रिया दरवाजा बंद करने ही वाली थीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह बीमार नहीं है। मैंने नर्सों को बात करते सुना है। मैंने लक्षण देखे हैं। पीली त्वचा, बढ़ा हुआ लिवर एंजाइम दौरे, असामान्य बुखार, यह सब लिवर पर अत्यधिक बोझ के कारण है। इलाज की दवा लिवर को कमजोर कर रही है। तुम्हें कैसे पता? राजू ने अपनी जेब से पुरानी डायरी निकाली। जल्दी से कुछ पन्ने पलटे। उसने एक गंदी लिखावट वाले हिस्से की ओर इशारा किया। लिवर खराब हो तो मजबूत दवाएं इसे और खराब कर देती हैं। दवा बंद करो, जहर निकलने दो। काली हल्दी, गिलोय अदरक पीसकर हल्का काढ़ा बनाकर हर 2 घंटे में पिलाओ, बुखार कम होगा, लिवर स्थिर होगा। मेरी दादी एक वैद्य थीं। उन्होंने पहले मोहल्ले में एक ऐसे ही व्यक्ति का इलाज किया था, जिसे किसी भी अंग्रेजी दवा से फायदा नहीं हुआ था, बस कुछ पत्तियों से ठीक हो गया था। डॉक्टर प्रिया ने डायरी को देखा। उसकी आंखों में एक हलचल हुई। वह बिस्तर पर बैठ गई, डायरी हाथ में ली और उसे पलटने लगी। पन्ने पानी से भीगे हुए थे, कुछ फटे हुए थे, लेकिन उन पर अलग अलग सालों की लिखावट भरी हुई थी। उसने एक पंक्ति बुदबुदाई। हर दवा लोगों को नहीं बचाती, कभी कभी दवा ही लोगों को सीमा तक धकेल देती है। अन्या को प्रायोगिक इलाज के तहत दवा दी जा रही है, लेकिन वह रुक गई। मुझे भी लगा था कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर, आप जानती हैं कि बच्ची को दवा से रिएक्शन हो रहा है ना? राजू ने बीच में टोका। मुझे यकीन नहीं है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने की प्रक्रिया में एक सामान्य लक्षण है। लेकिन डॉक्टर, आपको विश्वास नहीं है? डॉक्टर प्रिया चुप रहीं। उसने डायरी नीचे रखी और गहरी सांस ली। क्या तुम जानते हो कि अगर मैंने इलाज के खिलाफ काम किया तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगी, मेरा लाइसेंस निलंबित हो जाएगा और मुझ पर मुकदमा भी हो सकता है। अगर डॉक्टर कुछ नहीं करेंगी तो वह बच्ची मर जाएगी, सच में मर जाएगी। राजू ने जल्दी से जवाब दिया। और अगर डॉक्टर फिर से जांच करने की हिम्मत करती हैं तो कम से कम बच्ची के पास एक मौका तो होगा। मैं सिर्फ एक लड़के की बातों पर कार्रवाई नहीं कर सकती, जिसके पास न कोई कागज है, न कोई प्रमाण पत्र, कुछ भी नहीं। लेकिन डॉक्टर, आपके हाथ में सबूत है। राजू ने डायरी की ओर इशारा किया। यह एक असली नुस्खा है जिसने सच में किसी को बचाया है, सिर्फ इसलिए कि यह मेडिकल किताबों में नहीं छपा है। इस पर कोई लाल मुहर नहीं है। क्या आप उस बच्ची को मरने देंगी? डॉक्टर प्रिया ने सीधे राजू की आंखों में देखा। वह पीछे नहीं हटा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर वह खड़ी हो गई। तुमने एक बात सही कही, चिकित्सा हमेशा किताबों में नहीं होती। वह मेज पर गई, अपना लैपटॉप खोला, जल्दी से कुछ टाइप किया और फिर मेडिकल रिकॉर्ड की फाइल में खोजने लगी। उसकी आंखें एक हालिया परिणाम पर रुक गईं। लिवर एंजाइम सामान्य से 3 गुना अधिक, सफेद रक्त कोशिकाएं कम, बुखार अंतःशिरा दवाओं का जवाब नहीं दे रहा था। अगर यह एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया होती तो पहली खुराक के बाद बुखार कम हो जाना चाहिए था। उसने बुदबुदाया, फिर राजू की ओर मुड़ी। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें ठीक वही करना होगा जो मैं कहूंगी, एक भी कदम गलत नहीं। राजू ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं। तो अब हम कहां से शुरू करें? मैं 3 घंटे के लिए दवा बंद कर दूंगी,
ताकि बदलावों पर नजर रख सकूं। उस दौरान मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपनी दादी के नुस्खे का काढ़ा बनाने का तरीका बताओ, लेकिन अनुमति की सीमा के भीतर कुछ भी मनगढ़ंत नहीं। मैं सही मात्रा लिख दूंगा। मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना होगा, धातु का नहीं। मैं शांति आंटी से तैयारी करने को कहूंगी। कल सुबह अगर बच्ची में सुधार के संकेत दिखते हैं तो मैं विशेषज्ञ समिति के साथ पूरे इलाज की समीक्षा का प्रस्ताव रखूंगी, और अगर नहीं तो मैं और तुम दोबारा कमरा 304 के पास भी नहीं फटकेंगे। उसने राजू को देर तक देखा और फिर अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम प्रिया है। आज रात तुम्हारी टीम में शामिल होकर खुशी हुई। राजू ने उसका हाथ मिलाया। डॉक्टर का हाथ नरम और गर्म था, जबकि उसका हाथ पतला और खुरदुरा था, लेकिन उस हाथ मिलाने से उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसी पल कमरे के कोने में एक छोटी सी लाल बत्ती झपकी। एक छिपा हुआ कैमरा जिसे डॉक्टर सिंह ने हफ्ते की शुरुआत में चुपके से लगवाया था। जो कुछ भी हुआ था वह सब रिकॉर्ड हो गया था। नीचे के कार्यालय में एक सुरक्षाकर्मी ने निगरानी स्क्रीन पर देखा और फिर फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक संक्षिप्त आवाज आई, डॉक्टर सिंह को बता दो, कोई इलाज के बाहर हस्तक्षेप कर रहा है और साथ में एक कबाड़ उठाने वाला लड़का भी है। सुबह के लगभग 3 बज चुके थे। सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की तीसरी मंजिल का गलियारा इतना शांत था कि एयर कंडीशनर से फर्श पर टपकती पानी की बूंद की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सफेद फ्लोरोसेंट रोशनी डॉक्टर प्रिया शर्मा के थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी जब उन्होंने राजू की पुरानी डायरी को अपने ड्यूटी रूम में स्टील की मेज पर रखा। बैठ जाओ, मैं हर विवरण सुनना चाहती हूं। राजू सामने बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों को छाती के सामने जोड़ रखा था। उसकी आंखें डायरी पर थीं, जैसे डर हो कि कोई उसे छीन लेगा। मेरी दादी को मरे हुए 2 साल हो गए। मरने से पहले उन्होंने मुझसे हर नुस्खा, हर इलाज जो उन्होंने किया था लिखवाया। उन्हें डर था कि लोग भूल जाएंगे। वह कहती थीं कि दवा उतनी कीमती नहीं होती जितना इरादा, लेकिन अगर इरादा हो और तरीका न पता हो तो भी लोग मर जाते हैं। उसने डायरी खोली और अखास मासेट एक पीले पड़े पन्ने पर पहुंचा, जिस पर बैंगनी स्याही से कांपती हुई लिखावट थी। लिवर में जहर, सभी मजबूत दवाएं बंद करो, गिलोय काली हल्दी मुलेठी, अदरक का काढ़ा पिलाओ, छोटी मात्रा में पानी की जगह लिवर को गर्म रखो, प्रोटीन मत खाओ। डॉक्टर प्रिया ने चश्मा लगाकर हर पंक्ति को ध्यान से देखा। वह सिर हिला रही थी। यह तरीका सुनने में घरेलू लगता है, लेकिन असल में यह लिवर को डिटॉक्स करने के सिद्धांत पर आधारित है। गिलोय पित्त स्राव को बढ़ाता है, काली हल्दी सूजन रोधी है, अदरक पाचन में मदद करता है। तुम्हारी दादी को ज्ञान था। उन्होंने एक पुराने वैद्य से सीखा था, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत से लोगों को बचाया। राजू ने कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। एक बार किसी को एंटीबायोटिक से एलर्जी हो गई थी। डॉक्टर लिवर का ऑपरेशन करने को कह रहे थे। उन्होंने सिर्फ 3 हफ्तों में उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तुम्हें मात्रा ठीक से याद है? राजू ने सिर हिलाया। उसने एक पेंसिल ली और एक रफ कागज पर लिखा, हर चीज 10 ग्राम 300 मिलीलीटर पानी के साथ धीमी आंच पर 15 मिनट तक उबालें, गर्म पानी छान लें, छोटे छोटे घूंट में पिएं, हर 2 घंटे में। डॉक्टर प्रिया ने ध्यान से पढ़ा, थोड़ी देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, अगर इसे लागू किया जा सका तो यह अन्य का लिवर एंजाइम कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए एक चिकित्सा कारण होना चाहिए। मैं यह नहीं कह सकती कि मैं दादी के नुस्खे का उपयोग कर रही हूं। तो आप बस लिख दीजिए कि प्रायोगिक दवा को प्राकृतिक प्रतिक्रिया देखने के लिए रोक दिया गया है। प्रिया ने राजू की ओर देखा। सफेद रोशनी में लड़के का चेहरा गंदा था, लेकिन उसकी आंखें साफ और आश्चर्यजनक रूप से शांत थीं। तुम एक वयस्क की तरह सोचते हो। मेरी दादी कहती थीं, अगर लोगों को बचाना जानते हो तो यह भी सोचना सीखो कि वे किस बात से डरते हैं। राजू ने जवाब दिया।
उसकी आवाज हल्की लेकिन दृढ़ थी। प्रिया हल्की सी मुस्कुराई, डायरी के कुछ और पन्ने पलटे, वह एक और लिखे हुए हिस्से पर रुक गई। इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन अपने मन को गरीब मत होने दो, क्योंकि मन की गरीबी का कोई इलाज नहीं। उसने धीरे से अपनी नाक है लेकिन पढ़ने हल्की सी बलहास की बार सिकोड़ी, तुम्हारी दादी सच में खास थीं। वह अक्सर कहती थीं कि सबसे कीमती दवा दया है। प्रिया ने डायरी बंद की और सीधी बैठ गई। ठीक है, मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन मुझे सामग्री तैयार करने के लिए किसी की जरूरत है। मैं इस समय बाहर नहीं जा सकती। शांति आंटी मदद कर सकती हैं। उन्हें पता है कि रसोई के पीछे के बगीचे में गिलोय और हल्दी के कुछ पौधे लगे हैं। मुझे नहीं पता था कि अस्पताल में इतना कीमती औषधीय बगीचा है। यह वह जगह है जहां नर्सें अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए पानी उबालकर पीने के लिए पौधे उगाती हैं। मुझे पता है, क्योंकि मैंने वहां से बोतलें उठाई हैं। प्रिया धीरे से हंसी, फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई। राजू, क्या तुम जानते हो कि तुम एक खतरनाक काम कर रहे हो? मुझे पता है, लेकिन उस लड़की के पास समय नहीं है। अगर कल सुबह भी दवा दी गई तो उसका लिवर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। प्रिया चुप हो गई। लड़के की बात सीधे उस डर पर लगी जिसे वह टाल रही थी। उसे इस इलाज पर शुरू से ही शक था, लेकिन वह विशेषज्ञ समिति का सामना करने के लिए पेशेवर ज्ञान की कमी के डर से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। अब एक गुमनाम बच्चा उसे उस बात का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा था जिसे वह कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। वह खड़ी हुई, अपना नीला कोट उतारकर कुर्सी पर टोंक दिया। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। सच में राजू की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन पूरी सावधानी बरतनी होगी। जब मैं इशारा करूंगी तभी तुम दवा लेकर आओगे और किसी को तुम्हें देखने नहीं देना है। राजू ने जोर से सिर हिलाया। मैं शांति आंटी को बुलाती हूँ। प्रिया ने इंटरकॉम फोन उठाया और नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद शांति की भारी आवाज आई। मैं सुन रही हूँ डॉक्टर प्रिया। आप तीसरी मंजिल के रेस्ट रूम में आ जाइए। थोड़ा गर्म पानी और अगर हो सके तो पीछे के बगीचे से कुछ गिलोय की टहनियाँ, हल्दी और अदरक ले आइए। इस समय आप क्या करने वाली हैं बस ले आइए, मैं बाद में बताऊंगी। लगभग 10 मिनट बाद दरवाजे के बाहर हल्के कदमों की आवाज आई। शांति आंटी आईं। उनके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी जिस पर अभी भी मिट्टी लगी थी। सब मिल गया, लेकिन मुझे डर था कि गार्ड देख लेगा। कोई बात नहीं, धन्यवाद। प्रिया ने थैली ली और उसे स्टेनलेस स्टील की मेज पर रख दिया, फिर राजू की ओर मुड़ी। अब हमें तुम्हारे बताए हर कदम का ठीक से पालन करना होगा। राजू ने कीटाणुनाशक से हाथ धोए और फिर अदरक, हल्दी और गिलोय को काटना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे सावधानी से काम कर रहा था, जैसे किसी कीमती चीज को संभाल रहा हो। प्रिया ने उसे देखते हुए पूछा, तुमने यह सब कहाँ से सीखा? दादी ने सिखाया। वह कहती थीं, जब भी कोई औषधीय पत्ता काटो तो सोचो कि तुम किसी और का दर्द काट रहे हो। डॉक्टर प्रिया ने सिर झुका लिया। उसके होंठ हल्के से भींचे। तुम्हारी दादी का दिल बहुत बड़ा रहा होगा। जब बर्तन में पानी उबलने लगा तो गिलोय की हल्की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। जो माहौल पहले भारी और रासायनिक गंधों से भरा था, अब हल्का और गर्म हो गया था। शांति आंटी ने धीरे से सांस छोड़ी। यह गंध बहुत सुखद है, जैसे बचपन में मैं अपनी माँ के हाथ का काढ़ा पीती थी। राजू ने सिर हिलाया। मेरी दादी कहती थी, दवा की गंध भी दवा होती है। अगर मरीज को सुखद लगे तो शरीर जल्दी बात मानता है। प्रिया ने एक छोटी परखंडी ली, थोड़ा सा काढ़ा निकाला, कुछ बूंदे जांची। रंग हल्का पीला, साफ, बिना किसी तलछट के। उसने सिर हिलाया। ठीक है। उसने घड़ी देखी, 3:50। अब 4 बजे तक इंतजार करना होगा। तभी मेरे पास ड्रिप बदलने का कानूनी कारण होगा। तब तुम मेरे साथ अन्या के कमरे तक चलोगे, लेकिन बाहर ही रहना। मैं समझ गया। प्रिया शांति आंटी की ओर मुड़ी। आप मेरी मदद करें। एक झूठा।
रिकॉर्ड बनाने में कि ड्रिप की नली बंद होने के कारण बैग बदला गया। बदलने का समय ठीक 4:10 लिखना। ठीक है, मैं कर दूंगी। तीनों चुपचाप तैयारी करने लगे। हर कोई अपना काम कर रहा था, कोई कुछ नहीं बोला। दवा के बर्तन से पीली रोशनी दीवार पर पड़ रही थी, जिससे एक अजीब सी नरम रोशनी पैदा हो रही थी, जैसे किसी पुराने समय की गर्मी आधुनिक अस्पताल की ठंडी सफेद दुनिया में खो गई हो। जब घड़ी ने ठीक 4 बजाए, प्रिया ने चूल्हा बंद कर दिया और काढ़े को एक छोटे ढके हुए थर्मस में डाल दिया। उसने राजू को देखा। अब बस इंतजार करना है। राजू ने सिर हिलाया। वह दीवार से टिककर बैठ गया, थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा विश्वास जाग रहा था। डॉक्टर प्रिया, अगर कल वह बच्ची उठ गई तो क्या आपको निकाले जाने का डर नहीं होगा? वह मुस्कुराई। उसकी आंखें नरम लेकिन दृढ़ थीं। डर तो है, लेकिन अगर सिर्फ डर की वजह से किसी को मरने दूं तो मैं डॉक्टर किस बात की? खिड़की के बाहर आसमान धीरे धीरे रोशन हो रहा था। सुबह की धुंधली रोशनी कांच के शीशों से छनकर मेज पर रखे दवा के थर्मस पर पड़ रही थी। उस रोशनी के बीच 3 लोग, एक डॉक्टर, एक सफाई कर्मी और एक कबाड़ उठाने वाला लड़का, एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे, जैसे गलियारे में किसी की आवाज सुन रहे हों। कदमों की आवाज साफ होती गई। दरवाजे के पीछे से एक आदमी की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। डॉक्टर प्रिया। तीनों चौंक गए। दवा का थर्मस अभी भी गर्म भाप छोड़ रहा था। शांति ने घबराकर बाहर देखा और फुसफुसाया, यह डॉक्टर सिंह हैं, उन्हें पता चल गया। जैसे ही ड्यूटी रूम का दरवाजा खुला, तनावपूर्ण माहौल एक अदृश्य धुएं की तरह अंदर भर गया। डॉक्टर विक्रम सिंह दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखें कमरे में मौजूद तीनों लोगों पर घूम रही थीं। राजू मेज के पास खड़ा था, उसके हाथ अभी भी ढके हुए थर्मस पर थे। डॉक्टर प्रिया रिकॉर्ड के पास बैठी थीं और शांति आंटी एक कोने में पीछे हट गई थीं। नमस्ते डॉक्टर प्रिया, मुझे लगता है कि हमें थोड़ी बात करनी चाहिए। डॉक्टर सिंह की आवाज शांत लेकिन एक पतले चाकू की तरह तीखी थी। अगर यह पेशेवर मामले से संबंधित है तो मुझे लगता है कि हम यहीं बात कर सकते हैं। प्रिया खड़ी हो गई, उसकी आवाज शांत थी। उसने अनजाने में राजू की डायरी को बंद कर दिया जो मेज पर रखी थी। ओह नहीं, यह बस एक निजी मामला है, उन गतिविधियों के बारे में जो रिपोर्ट नहीं की गईं। डॉक्टर सिंह की नजरें पानी के थर्मस पर से गुजरीं और फिर राजू पर रुक गईं। उन्होंने होंठ सिकोड़े, यह लड़का कौन है? एक पुराना परिचित। प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, उसकी आंखें उन पर से नहीं हटीं। अस्पताल में आधी रात को एक अजनबी लड़के के साथ, बिना लेबल वाली दवा के बर्तन के साथ। यह पेशेवर प्रक्रिया का उल्लंघन जैसा लगता है। मैं पारंपरिक चिकित्सा के कानूनी ढांचे के भीतर प्राकृतिक अवयवों का उपयोग करके लिवर डिटॉक्स में सहायक एक नुस्खे का परीक्षण कर रही हूं। इसकी अनुमति है, अगर यह मुख्य उपचार को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं करता है। अच्छा, ऐसा है, लेकिन समस्या यह है कि यह एक केंद्रीय स्तर का अस्पताल है, गली के कोने की कोई जड़ी बूटी की दुकान नहीं। और आप एक ऐसे मरीज में हस्तक्षेप कर रही हैं जो एक राष्ट्रीय स्तर के शोध प्रोटोकॉल का हिस्सा है। प्रिया ने हल्के से हाथ भींचे। मैंने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है। मैंने सिर्फ साइड इफेक्ट के संदेह में ड्रिप को अस्थायी रूप से रोका है। यह आपातकालीन जटिलताओं को रोकने की प्रक्रिया के अनुसार है। आप अपडेट की गई मेडिकल फाइल की जांच कर सकते हैं। शांति आंटी ने तुरंत तैयार की हुई फाइल आगे बढ़ा दी। डॉक्टर सिंह ने उसे देखा, कुछ पन्ने पलटे और फिर उसे बंद कर दिया। उनकी आंखें नहीं झपकीं। तुमने बहुत सोच समझ कर काम किया, लेकिन तुम एक बात भूल गईं। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी यूएसबी निकाली और प्रिया के सामने लहराई। ड्यूटी रूम में लगे कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है।
इस लड़के को चुपके से दवा लाते हुए भी और तुम्हें खाना पकाने का निर्देश देते हुए भी। राजू की सांस रुक गई। प्रिया अभी भी शांत खड़ी थी। क्या आप रिपोर्ट करने का इरादा रखते हैं? प्रिया ने पूछा। नहीं, मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस यह चाहिए कि तुम अभी इसी वक्त शोध से हटने के फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दो। किसी ने कुछ नहीं कहा। केवल दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अगर मैं हस्ताक्षर न करूं तो? प्रिया ने फिर पूछा। तुम्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। अन्या की मेडिकल फाइल तक तुम्हारी पहुंच बंद कर दी जाएगी। और याद दिला दूं, वह बच्ची अंतर्राष्ट्रीय दवा कोष के साथ हमारे सहयोग कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण प्रायोगिक रोगी है। एक छोटी सी रुकावट भी इस परियोजना को रोक सकती है। इसका मतलब है कि आप एक परियोजना को जारी रखने के लिए उस बच्ची को मरने देंगे। मैं चिकित्सा डेटा की अखंडता के बारे में बात कर रहा हूं। अगर सही प्रक्रिया का पालन किया जाए तो कोई नहीं मरेगा। यहां केवल एक ही मौत होगी, हमारी प्रतिष्ठा की। अगर हम भावनाओं को पेशेवरता पर हावी होने दें। प्रिया ने राजू की ओर देखा। लड़के ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। डॉक्टर प्रिया, राजू ने धीरे से पानी का थर्मस मेज पर रख दिया। अगर आपको डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपको जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। नहीं राजू, उसने बीच में टोका और फिर डॉक्टर सिंह की ओर मुड़ी। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। माहौल जम गया। डॉक्टर सिंह, मैं आधिकारिक तौर पर रोगी अन्या पर प्रायोगिक दवा को रोकने का प्रस्ताव रखूंगी और तीव्र लिवर क्षति के संकेतों के कारण पूरे प्रोटोकॉल के पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध करूंगी। मेरे पास पर्याप्त नैदानिक आधार और रिकॉर्ड हैं। तुमने अभी अभी अपना करियर खत्म कर लिया। डॉक्टर सिंह ने हल्की सी हंसी के साथ कहा और यूएसबी को अपनी जेब में रख लिया। अगर मैं किसी एक को बचा सकती हूं तो मुझे यह अंत नहीं लगता। डॉक्टर सिंह दरवाजे की ओर बढ़े जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर राजू को देखा। और तुम यह मत सोचना कि एक पुरानी डायरी का थोड़ा सा ज्ञान आग से खेलने के लिए काफी है। असली आग तुम्हारी दादी के दवा के बर्तनों जैसी नहीं होती। दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा खामोश हो गया। प्रिया ने दोनों हाथ मेज पर रखे सिर झुकाकर गहरी सांस ली। शांति आंटी ने उसे एक गिलास पानी दिया। राजू फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखें अभी भी भाप छोड़ते दवा के थर्मस पर थीं। डॉक्टर प्रिया, अब हम क्या करें? राजू ने धीरे से पूछा। अब मेरे पास अन्या के मामले पर कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर सिंह की रिपोर्ट के बाद सिस्टम लॉक हो जाएगा। लेकिन आपने दवा तो बंद कर दी है। अभी भी एक मौका है। उनके अधिकार को लॉक करने से पहले मैं एक आपातकालीन लिवर एंजाइम टेस्ट का अनुरोध कर सकती हूं। अगर परिणाम सकारात्मक रूप से बदलते हैं तो मेरे पास विशेषज्ञ समिति बुलाने का एक कारण होगा। मैं इंतजार करूंगा। प्रिया उस लड़के की ओर मुड़ी। इस कहानी की शुरुआत के बाद पहली बार मुस्कुराई। तुम्हें अब यहां रहने की जरूरत नहीं है। तुरंत अस्पताल से बाहर निकल जाओ। अगर पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। मैं यहीं पास में रहूंगा। अगर कुछ चाहिए तो बस संदेश भेज देना। राजू खड़ा हुआ डायरी को अपनी जेब में डाला और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन गलियारे में मुड़ने से ठीक पहले उसने पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर प्रिया, अगर कल सुबह वह नहीं उठी तो भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। दरवाजा बंद हो गया। उसे उस रोशनी वाले कमरे में एक अधूरी फाइल और अभी भी गर्म एक पुराने दवा के थर्मस के साथ अकेला छोड़ गया। अगली सुबह सुरक्षा निगरानी कक्ष में डॉक्टर सिंह स्क्रीन के सामने बैठे थे। उनकी आंखें रिप्ले किए गए वीडियो पर टिकी थीं। उन्होंने उस पल पर छवि को रोक दिया जब राजू ने दवा का थर्मस मेज पर रखा था और फिर उस डायरी पर झूम किया जो उसने बगल में रखी थी। धुंधला होने के बावजूद उन्होंने झुकी हुई लिखावट को पहचान लिया। हर दवा लोगों को नहीं बचाती। कभी कभी दवा ही लोगों को सीमा तक धकेल देती है।
डॉक्टर सिंह उस पंक्ति को घूरते रहे चुपचाप। नीचे के रिकॉर्ड स्टोरेज रूम में एक चिकित्सा कर्मचारी ने पाया कि गलियारे का कैमरा सुबह 4:15 बजे अचानक बंद हो गया था। उसी समय ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने डॉक्टर सिंह के कमरे में तत्काल फोन किया। रोगी अन्य तापमान अचानक गिर गया, शरीर में सुधार की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन किसी भी प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं। सुबह 7 बजे जैसे ही दिन की पहली धूप सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की तीसरी मंजिल की कांच की खिड़कियों पर पड़ी आईसीयू में एक हल्का अलार्म बज उठा। बिस्तर संख्या 304 पर अन्या ने धीरे धीरे हरकत की। जीवन संकेत मॉनिटर नियमित रूप से बज रहा था। शरीर का तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। उंगलियों के सिरे अब नीले नहीं थे। बाल चिकित्सा विभाग की प्रमुख नर्स हिना पास आई, नीचे झुकी और फिर बोली, उसकी त्वचा का पीलापन कम हो गया है। एक और नर्स ने ड्रिप मॉनिटर की जांच की, उसकी आंखें फैल गईं। अरे दवा क्यों नहीं चल रही है? यहां तो लिखा है कि बच्ची प्रायोगिक प्रोटोकॉल पर है। हिना ने मेडिकल फाइल खोली। आखिरी हाथ से लिखी पंक्ति थी, तीव्र लिवर प्रतिक्रिया के संदेह में दवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। हल्के इलेक्ट्रोलाइट घोल से बदला गया। डॉक्टर प्रिया शर्मा द्वारा 4:15 बजे पुष्टि की गई। प्रिया ने अपनी मर्जी से दवा बंद कर दी। हिना ने आश्चर्य से बुदबुदाया। उसी समय डॉक्टर सिंह अंदर आए। उनके पीछे 2 निगरानी कर्मचारी थे। उन्होंने मॉनिटर स्क्रीन पर एक नजर डाली और फिर पास आए। क्या हुआ? दवा बंद करने के बाद अन्या में सुधार की प्रतिक्रिया दिख रही है, लेकिन किसी ने उन्हें सूचित नहीं किया था। डॉक्टर सिंह ने मुड़कर स्क्रीन को घूरना शुरू कर दिया। लिवर एंजाइम का वर्तमान स्तर अभी अभी अपडेट हुआ था। थोड़ा कम हुआ था, हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं था, लेकिन संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त था। प्रिया को दवा बंद करने की अनुमति किसने दी? किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने जोर से कहा, सभी संबंधित चिकित्सा कर्मचारियों को बुलाओ। मैं जानना चाहता हूं कि कल रात वास्तव में क्या हुआ था। पहली मंजिल के नीचे के गलियारे में राजू जैसे ही सुरक्षा द्वार से गुजरा, उसकी जेब में फोन बज उठा। यह शांति आंटी का एक संदेश था। बच्ची उठ गई है, लेकिन डॉक्टर सिंह को सब कुछ पता चल गया है। भाग जाओ, अस्पताल वापस मत आना। राजू ने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। वह अस्पताल के आंगन के बीच में खड़ा था। उसका मन बेचैन था। उसे खुश होना चाहिए था कि बच्ची में सुधार के संकेत थे, लेकिन उसे डर के मारे अपना दिल जोर से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। लड़के एक जानी पहचानी आवाज आई। राजू ने मुड़कर देखा तो डॉक्टर प्रिया दौड़ती हुई आ रही थीं। उनका नीला कोट टेढ़ा मेढ़ा था, बाल बिखरे हुए थे। प्रिया मैडम, जल्दी मेरे साथ आओ, बड़ी गड़बड़ हो गई है। तीसरी मंजिल का मीटिंग रूम दरवाजा बंद था। मेज पर एक फाइल, एक यूएसबी और निगरानी कैमरे से एक कॉपी थी। डॉक्टर प्रिया, आप स्वीकार करती हैं कि आपने शोध समिति की सहमति के बिना उपचार प्रोटोकॉल बदल दिया। मैंने दवा बंद कर दी क्योंकि मुझे रोगी के जीवन के लिए खतरनाक साइड इफेक्ट का संदेह था। मेरा कार्य एक इलाज करने वाले डॉक्टर के आपातकालीन हस्तक्षेप के अधिकार के अनुरूप था। और यह लड़का, डॉक्टर सिंह ने राजू की ओर इशारा किया, जो मेज के अंत में बैठा था और जिसके पीछे 2 गार्ड खड़े थे। उसने पारंपरिक चिकित्सा के बारे में ज्ञान प्रदान किया, जिसने डिटॉक्स में मदद की। मैंने इसे मुख्य प्रोटोकॉल को पूरी तरह से बदले बिना एक संदर्भ के रूप में लागू किया। दादी का नुस्खा? राजू उछल पड़ा। हाँ, यह मेरी दादी का था, लेकिन मैंने कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बताया। मुझे हर कदम पता है। और डॉक्टर प्रिया ने आज सुबह अन्या की फाइल फिर से जांच ली है। वह ठीक हो रही है। एक अन्य डॉक्टर, नैदानिक फार्मेसी के प्रमुख, ने कहा, यह मामला दवा कोष के साथ पूरी सहयोग परियोजना को रोक सकता है। सहायता राशि छोटी नहीं है। अगर मीडिया को पता चल जाएगा।
राजू की आवाज अचानक गूंजी। दृढ़। सब लोग मुड़कर देखने लगे। उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग लाइब्रेरी खोली। यह कल रात डॉक्टर सिंह की कॉल की रिकॉर्डिंग है, जब उन्होंने साफ कहा कि अन्या एक महत्वपूर्ण प्रायोगिक मामला है। अगर वह मर जाती है तो इसे उसकी पहले से मौजूद बीमारी पर डाल देना। कमरा सन्न रह गया। एक व्यक्ति आगे बढ़ा। तुमने छुपके से रिकॉर्डिंग की। छुपके से नहीं। उन्होंने अस्पताल के आंगन के बीच में कहा था, कोई भी सुन सकता था। डॉक्टर सिंह का चेहरा लाल हो गया। वह उछल पड़े। यह बचकाना खेल है। बिना पूरे संदर्भ के शब्दों का इस्तेमाल किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो मैं दूसरा हिस्सा चलाता हूं। राजू ने बटन दबाया। डॉक्टर सिंह की आवाज साफ सुनाई दी। हम खुराक नहीं बदलेंगे, दवा नहीं रोकेंगे। अगर कोई बुरी प्रतिक्रिया होती है तो उसे गुप्त रखो। अगर प्रिया ने इसे छूने की हिम्मत की तो मेरे पास उसे यहां से हटाने का तरीका है। मेज के अंत में बैठा एक युवा डॉक्टर फुसफुसाया, हे भगवान। मानव संसाधन के प्रमुख ने अपना हाथ माथे पर रखा। अस्पताल के निदेशक, जो शुरू से चुप थे, ने मेज पर 3 बार हाथ मारा और फिर धीरे धीरे कहा, डॉक्टर विक्रम सिंह को 24 घंटे के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव। एक आंतरिक जांच शुरू की जाए। डॉक्टर सिंह ने घूरकर देखा, तुम लोगों को लगता है कि मुझे इतनी आसानी से हटाया जा सकता है? मैं ही हूं जो यह सहयोग कार्यक्रम लेकर आया। मैं और आप ही वह व्यक्ति हैं जो एक परियोजना को बनाए रखने के लिए एक बच्चे को मरने देने को तैयार थे। प्रिया ने ठंड से कहा। राजू चुपचाप खड़ा रहा। उसे खुशी नहीं, सिर्फ थकान महसूस हो रही थी, लेकिन उसके दिल में बिस्तर पर शांति से सांस लेती अन्या की छवि लाही थी। अभी भी चुपचाप चमक रही थी। उसी दिन दोपहर को एक अज्ञात खाते से चिकित्सा उद्योग के आंतरिक समूहों में संदेश आने लगे। सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बच्चों को प्रायोगिक मामलों के रूप में उपयोग कर रहा है। लिवर क्षति के संकेतों के बावजूद डॉक्टर दवा बंद करने से इनकार कर रहे हैं। साथ में राजू की रिकॉर्डिंग भी थी। सोशल मीडिया पर एक कबाड़ उठाने वाले लड़के द्वारा एक बड़े व्यवसायी की बेटी को बचाने की कहानी साझा करने वाली पोस्ट तेजी से फैलने लगी। डॉक्टर प्रिया ने अपना फोन खोला और हर पंक्ति को पढ़ा। उसकी भावनाएं अस्पष्ट थीं। उसे एक पुराने दोस्त से एक संदेश मिला, प्रिया, तुमने अभी अस्पताल से भी बड़ा कुछ किया है। सावधान रहना, लेकिन रुकना मत। अस्पताल के कमरे में मीरा बिस्तर के पास बैठी थी, धीरे से अपनी बेटी के बालों को सहला रही थी। अन्या थोड़ी देर के लिए होश में आई थी, अपनी मां को देखने, और कई दिनों की बेहोशी के बाद पहली बार उसका हाथ पकड़ने के लिए पर्याप्त। मां यहां है, मां यहीं है। अन्या की आंखें धीरे से झपकीं, उसके होंठ हिले। पुराने कोट वाला लड़का कहाँ है? मां मीरा चौंक गई। कौन बेटा? जो खिड़की से देख रहा था उसने कहा, डरो मत। मीरा ने अपनी बेटी का हाथ कस लिया, आंसू तकिए पर गिर गए। उसी समय अस्पताल के गेट के सामने एक छोटे से पार्क में राजू अकेला बैठा अपनी पुरानी डायरी पलट रहा था। आखिरी पन्ने पर उसकी दादी की गंदी लिखावट थी, सबसे अच्छी दवा विश्वास है, पैसा नहीं। पीछे से एक आवाज आई, तुम राजू हो, है ना? हम स्वास्थ्य समाचार के पत्रकार हैं। क्या तुम यह पूरी कहानी पूरे देश को बताने के लिए तैयार हो? मुंबई में सुबह की धूप तेज थी। धूप सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की तीसरी मंजिल की कांच की दीवारों पर पड़ रही थी, जो कमरा 304 को रोशन कर रही थी, जहां अन्या अभी मौत के मुंह से लौटी थी। आपातकालीन बैठक कक्ष में हवा घुटन भरी थी। डॉक्टर प्रिया विशेषज्ञ समिति के 4 सदस्यों के सामने खड़ी थीं। उनके पीछे मीरा थीं, जिनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें दृढ़ थीं। मैं फिर से दोहराता हूं। समिति के प्रमुख डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, आपने 40 करोड़ रुपए से अधिक की एक शोध परियोजना को एक ऐसे लड़के की जानकारी के आधार पर रोक दिया जिसके पास कोई चिकित्सा विशेषज्ञता नहीं है।
प्रिया ने नजरें नहीं चुराईं। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, मैंने दवा बंद कर दी क्योंकि लिवर एंजाइम खतरनाक स्तर से ऊपर थे और रोगी बुखार कम करने वाली दवाओं का जवाब नहीं दे रहा था। यह एक वैध आपातकालीन हस्तक्षेप का अधिकार था और पारंपरिक चिकित्सा के नुस्खे का उपयोग बिना अनुमोदन के। मैंने इसे आधिकारिक तौर पर निर्धारित नहीं किया। मैंने इसे पारंपरिक चिकित्सा के सिद्धांतों के अनुसार सहायक रूप से लागू किया, जिसे नैदानिक रूप से अनुमोदित किया गया है। और कड़ी निगरानी के साथ दाईं ओर बैठे एक बड़े डॉक्टर ने होंठ सिकोड़े, लेकिन आपने इसे करने से पहले रिपोर्ट नहीं किया। मीरा ने अब बोलना शुरू किया। अगर उस दिन डॉक्टर प्रिया ने कार्रवाई नहीं की होती तो मेरी बेटी अगली सुबह सांस नहीं ले रही होती। मैं सभी जोखिमों को स्वीकार करती हूँ। एक माँ के रूप में मैं अपनी बेटी को बचाने का चुनाव करती हूँ, ना कि किसी परियोजना की प्रतिष्ठा को। हवा में खामोशी छा गई। प्रिया ने मेज के अंत की ओर देखा, जहां राजू अपनी फीकी पड़ी टी शर्ट में सिकुड़ा बैठा था। उसने बैठक की शुरुआत से कुछ नहीं कहा था, बस अपनी दादी की डायरी को एक ताबीज की तरह सीने से लगा रखा था। लड़के डॉक्टर मल्होत्रा ने राजू को देखा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? राजू ने सिर उठाया, उसकी आवाज भारी थी। मुझे परियोजना के बारे में नहीं पता। मुझे बस इतना पता था कि वह बच्ची मरने वाली है और मेरी दादी ने इसी तरह से लोगों को बचाया था। अगर लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते क्योंकि मैं गरीब हूं तो मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा, लेकिन अगर वे किसी को सिर्फ इसलिए मरने देते हैं क्योंकि वह विश्वास करने के लायक नहीं है तो यह मेरी गलती नहीं है। कमरा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर डॉक्टर मल्होत्रा ने मेज पर हाथ रखा, गहरी सांस ली। फिलहाल हम डॉक्टर प्रिया के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि आगे के सभी उपचारों की सीधी रिपोर्ट समिति को देनी होगी। साथ ही अस्पताल अंतिम निष्कर्ष आने तक शोध कार्यक्रम को अस्थायी रूप से निलंबित कर देगा। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। प्रिया ने राहत की सांस ली और फिर राजू की ओर मुड़ी। मुस्कुराने ही वाली थी कि उसकी जेब में फोन बज उठा। एक तत्काल संदेश, अन्या को फिर से दौरे पड़ रहे हैं, जल्दी। वह एक सेकंड भी इंतजार किए बिना उछल पड़ी। आईसीयू में अफरा तफरी मची हुई थी। मशीनें लगातार बज रही थीं। नर्सों की एक दूसरे को बुलाने की आवाजें आ रही थीं। दिल की धड़कन बढ़ गई है। तापमान फिर से बढ़ रहा है, हिना चिल्लाई। मीरा दौड़कर अंदर आई। ठीक उसी समय जब उसने अपनी बेटी को ऐंठते हुए देखा, दांत जीभ पर कस गए थे, होंठों से खून बह रहा था। प्रिया, वह चिल्लाई, मेरी बेटी को बचाओ। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, तुरंत चादर खींची और अन्या के मुंह में धीरे से डाल दी ताकि वह और न काटे। उसने चिल्लाया, 100 मिलीलीटर नमक का घोल तैयार करो। धीरे धीरे पोटेशियम के स्तर की फिर से जांच करो। राजू कांच के दरवाजे के पीछे खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि यह नुस्खे के कारण नहीं था। यह लंबे समय तक लिवर पर बोझ के बाद की देर से होने वाली प्रतिक्रिया थी। एक चिंतित रेजिडेंट डॉक्टर ने पूछा, क्या हमें पुरानी दवा फिर से शुरू कर देनी चाहिए? प्रिया ने सिर हिलाया, नहीं। अगर अब ऐसा किया तो बच्ची को दूसरी बार दवा का झटका लगेगा। हमें नाड़ी को स्थिर रखना होगा, तापमान कम करना होगा और फिर प्राकृतिक रूप से जहर निकालना होगा। एक नर्स दौड़ती हुई आई। डॉक्टर सिंह आ रहे हैं। प्रिया ने सिर उठाया, उन्हें आने दो, पहले जान बचाओ। कमरे का दरवाजा खुला। डॉक्टर सिंह अंदर घुसे। उनका चेहरा पीला था। हटो, यह अभी भी शोध के अधिकार के तहत एक रोगी है। अब नहीं। मीरा उनके सामने खड़ी हो गई। मैंने अभी प्रायोगिक कार्यक्रम से हटने के लिए एक आवेदन भेजा है। मेरी बेटी कोई प्रयोगशाला का चूहा नहीं है। डॉक्टर सिंह घूरते रहे। उन्हें इस तरह कभी नहीं रोका गया था। आप नहीं समझती कि यह कितना गंभीर है।
आप एक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा प्रगति को नष्ट कर रही हैं और आप एक बच्चे को नष्ट कर रहे हैं। मीरा ने ठंड से जवाब दिया। प्रिया अपना काम करती रही, उसके माथे पर पसीना था। मॉनिटर धीमा हो गया, बच्ची की दिल की धड़कन 120 पर आ रही थी। अच्छा है, ड्रिप की गति बनाए रखो, रक्तचाप फिर से मापने की तैयारी करो। राजू ने कांच के दरवाजे से देखा। उसकी आंखें उस लड़की से नहीं हटीं। उसे अचानक याद आया कि एक बार उसकी दादी ने एक दौरे पड़ने वाले बच्चे का इलाज किया था। वह गीले कपड़े से पोंछते हुए एक लोरी गा रही थी, जैसे किसी भटकी हुई आत्मा को शांत कर रही हो। उसने कांच के पार से धीरे से फुसफुसाया, डरो मत, मैं यहीं हूं। और फिर अन्या ने आंखें खोलीं। उसकी आंखें धुंधली लेकिन साफ थीं। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर रोने लगी। अब दौरे नहीं पड़ रहे थे। सब लोग चौंक गए। मशीन ने स्थिरता का संकेत दिया। मीरा दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। वह सिसक रही थी, उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो। डॉक्टर प्रिया कुर्सी पर बैठ गईं, वह हंसी और फिर रोने लगीं। डॉक्टर सिंह ने कुछ नहीं कहा। वह पीछे हटे मुड़े और चले गए। उनके कंधे हल्के से कांप रहे थे। उसी दिन दोपहर को एक अज्ञात स्रोत से एक ईमेल सभी प्रमुख चिकित्सा समाचार पत्रों को भेजा गया। सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और अंतर्राष्ट्रीय दवा कोष के बीच पूरी सहयोग परियोजना में बच्चों को अवैध रूप से प्रयोग के लिए मजबूर करने के संकेत हैं। रिकॉर्डिंग और तस्वीरें संलग्न हैं। साथ में राजू का वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी। उसी समय एक कबाड़ उठाने वाले लड़के द्वारा एक लड़की को प्रायोगिक दवा से बचाने का क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा था। शाम को अस्पताल के कमरे में अन्या करमेट अपनी मां की गोद में शांति से सो रही थी। प्रिया खिड़की के पास खड़ी अस्पताल के आंगन को देख रही थी। राजू नीचे बैठा था, एक पेड़ के तने से टिककर। उसकी आंखें तीसरी मंजिल की ओर थीं। हाथ हिलाने की जरूरत नहीं थी, बस वह नजर ही काफी थी। प्रिया ने अपना फोन निकाला और संदेश भेजा, कल वापस आना, कोई तुमसे मिलना चाहता है। राजू ने संदेश पढ़ा और फिर डायरी बंद करके सीने से लगा ली। डॉक्टर सिंह के पुराने कार्यालय में स्वास्थ्य निरीक्षक चुपचाप फाइलें इकट्ठा कर रहे थे। एक बंद दराज में उन्हें एक प्रायोजन अनुबंध मिला जिस पर अंतिम हस्ताक्षर नहीं थे। एक अधिकारी ने धीरे से कहा, अगर वह लड़की नहीं बचती तो शायद उन्होंने आज इस पर हस्ताक्षर कर दिए होते। उस सुबह सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एक टूटे हुए छत्ते की तरह गुलजार था। जो डॉक्टर और नर्स अभी रात की ड्यूटी से लौटे थे और अपना कोट भी नहीं बदल पाए थे, उन्हें गेट के बाहर पत्रकारों ने घेर लिया था। एक कबाड़ उठाने वाले लड़के द्वारा पारंपरिक ज्ञान से एक बाल रोगी को बचाने की कहानी प्राइम टाइम पर प्रसारित हुई थी और पूरा देश जैसे जाग गया था। तीसरी मंजिल पर राजू गलियारे की खिड़की के पास चुपचाप खड़ा था। उसने अभी भी वही पुरानी फीकी पड़ी टी शर्ट पहन रखी थी। पैरों में प्लास्टिक की चप्पलें थीं। उसके हाथ में एक मुड़ा तुड़ा कागज था। अस्पताल के निदेशक मंडल से एक आधिकारिक निमंत्रण डॉक्टर प्रिया की ओर से था। दरवाजा खुला, प्रिया बाहर आई। उसके हाथ में फाइलों का एक ढेर था। उसे देखते ही मुस्कुराई, तुम आ गए, मेरा इंतजार कर रहे थे। राजू ने सिर हिलाया, उसकी आंखें फर्श पर थीं। वे क्या करने वाले हैं? उसने इतना धीरे से पूछा कि लगभग सुनाई नहीं दिया। प्रिया ने उसे देखा। वह मुस्कुराई, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वे धन्यवाद देना चाहते हैं और एक प्रस्ताव है, लेकिन उसे सुनने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना चाहिए। राजू हिचकिचाया और फिर सिर हिला दिया। अस्पताल की रसोई बेसमेंट में थी, पुरानी और गर्म। वहां फीके पड़े एप्रन पहने लोग लगन से खाना बांट रहे थे, सब्जियां भून रहे थे, दलिया बना रहे थे। नए चावल, मछली की चटनी और तली हुई प्याज की गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। राजू ने पलकें झपकाईं, वह कभी यहां नहीं आया था। एक ऐसी जगह जहां मरीज हो या उनके रिश्तेदार
हर कोई केवल अंतिम उत्पाद देखता था, लेकिन कभी उन हाथों को नहीं देखता था जो वास्तव में इसे पकाते थे। एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सफेद हो चुके थे, आश्चर्य से मुड़ी। अरे डॉक्टर प्रिया, नमस्ते चाची। क्या मैं अपने एक दोस्त को यहाँ घुमाने ला सकती हूँ? उस महिला ने राजू को देखकर प्यार से मुस्कुराया। यह वही चमत्कारी लड़का है ना? मैंने कल रात समाचार देखा। बहुत अच्छा किया बेटा। राजू शर्मा गया, इससे पहले कि वह कुछ कहता। प्रिया उसे रसोई के आखिरी कोने में ले गई। वहां एक छोटा सा चूल्हा था, कुछ पुराने कांच के मसाले के जार और एक हरे भरे तुलसी का पौधा था। यह वह जगह है जहां पुराने दिनों में। प्रिया रुक गई, उसकी आवाज अचानक नरम हो गई। मेरी माँ गरीब मरीजों के पोषण विभाग के लिए खाना बनाती थीं। जब मैं 10 साल की थी तब उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन यह रसोई मुझे सबसे ज्यादा याद है। राजू ने चारों ओर देखा, उसके होंठ भींचे। इस जगह का कोई कोना उसके घर जैसा था। जब उसकी दादी जीवित थीं, उनके पास भी ऐसा ही एक कोयले का चूल्हा, एक लोहे का बर्तन और एक पुराने दूध के डिब्बे में पुदीने का पौधा था। मुझे पता है कि तुम खाना बनाना पसंद करते हो, तुमने मुझे बताया था। राजू ने सिर हिलाया। उसकी आवाज हवा की तरह धीमी थी। दादी ने सिखाया। वह कहती थीं, जब लोग बहुत दर्द में होते हैं तो कभी कभी दवा नहीं बचा पाती, लेकिन एक कटोरी अदरक का दलिया उन्हें आखिरी सीमा पार करने में मदद कर सकता है। प्रिया चूल्हे के पास बैठ गई। उसने पुराने बर्तन के ढक्कन से राख हटाई। उन्होंने तुम्हें एक नई परियोजना में आमंत्रित किया है। नैदानिक शोध नहीं, यह सामुदायिक चिकित्सा पर एक परियोजना है। पारंपरिक ज्ञान का उपयोग और उपचार के बाद रोगियों का पुनर्वास। उन्हें एक कहानीकार की जरूरत है, एक तौनेत्रास कहानीकार की जरूरत है। वास्तविक व्यक्ति, वास्तविक अनुभव के साथ। राजू चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे बड़े बड़े शब्द बोलना नहीं आता, मुझे बस काम करना आता है। प्रिया ने उसे देर तक देखा, फिर धीरे से कहा, तो तुम बस काम करो, कुछ मत है कहो, लोगों को अपनी आंखों से देखने दो। उस दोपहर अस्पताल के सभागार में एक असामान्य बैठक हुई। राजू दर्जनों डॉक्टरों, पत्रकारों और सामुदायिक स्वास्थ्य संगठनों के प्रतिनिधियों के सामने आया। मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद वह अभिभूत था। उसके बगल में अन्या की मां मीरा बैठी थीं। उन्होंने एक सफेद शर्ट पहनी थी, चेहरा पीला था, लेकिन आंखें अभी भी उज्ज्वल थीं। जब उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया गया तो मीरा खड़ी हुईं। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन साफ थी। मेरी बेटी न केवल डॉक्टरों की वजह से जीवित है, बल्कि एक ऐसे बच्चे की वजह से भी जिसे अस्पताल के गार्ड ने भिखारी समझकर भगा दिया था। मैं उम्मीद करती हूं कि आज से हम एक बात सीखेंगे, विश्वास को अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और उपचार के लिए हमेशा प्रयोगशाला की जरूरत नहीं होती। सभागार में खामोशी छा गई, फिर धीमी तालियां बजीं और लहरों की तरह फैल गईं। राजू ने सिर झुका लिया। उसके हाथ अभी भी उस कागज को कसकर पकड़े हुए थे जिस पर परियोजना का नाम लिखा था, रसोई से पुनर्वास। दोपहर में राजू अकेले अस्पताल की रसोई में वापस आया। उसने अन्या के लिए कुछ पकाने के लिए छोटे रसोई के कोने का उपयोग करने की अनुमति मांगी। चाची ने तुरंत सिर हिला दिया। पकाओ बेटा, जो चाहिए बता देना। राजू ने हाथ धोए। उसने अपने बैग से कुछ हरे प्याज, एक हल्दी की गांठ, थोड़ा टूटा हुआ चावल और कुछ सूखे चिकन के टुकड़े निकाले जो उसकी दादी ने छोड़े थे। उसने आग जलाना शुरू कर दिया। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे जैसे उसने यह सैकड़ों बार किया हो। तली हुई प्याज की गंध पूरी रसोई में फैल गई। वह दलिया हिलाते हुए धीरे धीरे अपनी दादी की एक लोरी गा रहा था जो हवा की तरह सरल थी। एक नर्स गुजरते हुए उत्सुकता से झांकी। तुम क्या पका रहे हो? हरे प्याज का दलिया खांसी कम करता है, लिवर को ठंडा रखता है, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन खुशबू अच्छी है।
नर्स ने सिर हिलाया और फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह गंध बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरी माँ के जीवित रहते हुए आती थी। शाम को राजू दलिया का कटोरा लेकर कमरे में गया। अन्या बिस्तर पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखें गोल थीं। जब उसने उसे देखा तो वह खिलखिलाकर हौंस पड़ी। भैया, आप दलिया लाए हो। राजू ने सिर हिलाया, कटोरा नीचे रख दिया। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम पूरा ब्राश फार्स में खाओगी, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगा। बच्ची ने जोर से सिर हिलाया। मीरा यह दृश्य देख रही थी, उसके हाथ भावना से कांप रहे थे। 1 चम्मच, फिर 2 चम्मच। बच्ची ने एक बूंद भी नहीं छोड़ी, सब खा लिया। राजू जाने के लिए खड़ा हुआ तो अन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। भैया, कल फिर आओगे? उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ जरूर, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनाऊंगा। आज हरे प्याज का दलिया। कल क्या? राजू ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, कल दादी का दलिया। उस रात अस्पताल की रसोई के अंधेरे कोने में एक सुरक्षा कैमरे ने एक छवि पकड़ी। एक पतला लड़का एक पुराने लोहे के चूल्हे को साफ कर रहा था। उसने चूल्हे पर पत्तियों का एक छोटा गुच्छा रखा और फिर अगरबत्ती जलाई। केले के पत्ते में लिपटे गुच्छे पर लिखा था, दवा नंबर 7, उन लोगों के लिए जो सोचते थे कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता। बत्ती बुझ गई, लेकिन अगरबत्ती का धुआं अभी भी धीरे धीरे और गर्मजोशी से उड़ रहा था, जैसे किसी का दिल। कमरा 305 का दरवाजा राजू के पीछे धीरे से बंद हो गया। सुबह सुबह सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का गलियारा अजीब तरह से शांत था। दवा की ट्रॉली की खड़खड़ाहट और नर्सों की ऊंची एड्डी के जूतों की आवाजें हल्की हल्की गूंज रही थीं, जैसे किसी अशांत दिन का संकेत दे रही हों। वह अभी अभी हाथ धोकर रसोई में जाने ही वाला था कि उसकी जेब में पुराना फोन बज उठा। एक अनजान नंबर था। हेलो, राजू ने झिझकते हुए कहा। तुम राजू हो, है ना? एक आदमी की गहरी कठोर आवाज। मैं त्रिन क्वक खांग हूं, होनथियन अस्पताल प्रणाली का सीईओ। मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूं। राजू चुपचाप खड़ा रहा। वह नाम अपरिचित नहीं था। दक्षिण का सबसे बड़ा चिकित्सा समूह। प्रसिद्धि बहुत थी, लेकिन साथ में अफवाहें भी कम नहीं थीं। उसने धीरे से पूछा, जी, क्या मैं जान सकता हूं? क्यों? तुम्हें बस इतना जानना है कि हमारे पास उपचार के बाद पारंपरिक पुनर्वास क्षेत्र विकसित करने की एक परियोजना है और तुम एक सुनहरा उदाहरण हो। तुमसे 14:00 बजे होनथियन टॉवर की 18वीं मंजिल पर मिलता हूं। देर मत करना। फोन कट गया। होनथियन टॉवर की 18वीं मंजिल सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के बिल्कुल विपरीत थी। ठंडी, शांत, शानदार और भावहीन। कालीन इतना नरम था कि जैसे फोम हो। हर काली चमड़े की कुर्सी इतनी चमकदार थी जैसे उस पर कभी कोई बैठा ही न हो। राजू 1802 नंबर वाले सफेद दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली, धीरे से खटखटाया और अंदर चला गया। रोशनी वाले कमरे में खांग दरवाजे की ओर पीठ करके खड़ा था। नीचे गाड़ियों की कतार को ऐसे देख रहा था जैसे कोई राजा अपनी शतरंज की बिसात को देख रहा हो। क्या तुम जानते हो कि तुम एक ऐसा मीडिया प्रभाव पैदा कर रहे हो जो पहले कभी नहीं हुआ? उसने बिना मुड़े पूछा। एक आवारा बच्चा एक अमीर घराने की बेटी को बचाता है, समाज को नरम करता है और चिकित्सा उद्योग में जनता के विश्वास को बढ़ाता है। एक दुर्लभ उपहार। राजू ने भौहें सिकोड़ी। उसे इस तरह की बातें पसंद नहीं थीं जो दूसरों को एक प्रतीक बनने के लिए मजबूर करती हों। खांग मुड़ा और एक कागज बढ़ाया। यह अनुबंध है। तुम्हें बस हमारे धरती से उपचार कार्यक्रम श्रृंखला में दिखने के लिए सहमत होना है, बाकी सब हम देख लेंगे। तुम्हारी फीस इतनी होगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। राजू ने सरसरी नजर से देखा।
कागज के अंत में लिखा था, सभी सामग्री को उपयुक्त रूप से संपादित किया जाएगा। आयोजक के पास छवि नियंत्रण का अधिकार होगा। अगर तुम मना करते हो, खांग ने मुस्कुराते हुए चाय डाली। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें अनियंत्रित रूप से अस्पष्ट पारंपरिक चीजों का प्रचार करने देंगे और उसके परिणामों को नियंत्रित नहीं करेंगे। तुम हजारों करोड़ की उपचार श्रृंखलाओं के हितों को प्रभावित कर रहे हो। राजू ने कागज नीचे रख दिया। उसकी आंखें सीधी थीं। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। हवा में खामोशी छा गई। खांग ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उसे पहले से ही पता हो। ठीक है, तुम जा सकते हो। राजू जैसे ही मुड़ा, उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी आई। ओ, और क्या तुम जानते हो, तुम्हारे रिकॉर्ड में बहुत सारी खामियां हैं। एक व्यक्ति जिसके पास कोई कागज नहीं, कोई अभिभावक नहीं, एक झुग्गी में अवैध रूप से रहता है। किसी दिन तुम्हें अपने जीवन के लिए या अपने छोटे भाई के लिए कागजों की जरूरत पड़ेगी, जो बियन हुआ के किशोर गृह में है। राजू तेजी से मुड़ा। उसका चेहरा बदल गया। आपको कैसे पता? खांग ने मुस्कुराते हुए बीच में टोका। हैरान मत हो। गरीबों के पास एकमात्र चीज कहानी होती है, और जब कहानी समय के साथ पुरानी हो जाती है तो उसे बदल दिया जाता है। राजू ने मुट्ठी भींची, मुड़ा और बिना कुछ कहे चला गया। शाम को राजू अस्पताल के बेसमेंट में खाली नर्स के कमरे में अकेला बैठा था। वह अपनी दादी की डायरी को घूर रहा था। वह डायरी जिसने अन्या की जान बचाई थी। डायरी में एक नोट था, हर्बल दवा, मानसिक सहारा, पारिवारिक गर्मजोशी, भोजन, यह सब पुनर्वास है। उसने अपना फोन खोला, खबरें देखीं। इंटरनेट पर उसके काम की वैज्ञानिकता पर सवाल उठाने वाले लेख आने लगे थे। एक प्रमुख लेख था, हरे प्याज का दलिया लोगों को बचाता है। क्या यह एक खतरनाक छलावा है? नीचे सैकड़ों टिप्पणियां थीं। कुछ पक्ष में कुछ मजाक उड़ा रहे थे, कुछ उसे बिना डिग्री के मरीजों से संपर्क करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली, फोन नीचे रख दिया। तभी डॉक्टर प्रिया ने दरवाजा खोला। तुम ठीक हो? राजू ने सिर हिलाया। सब कुछ दबाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया पास बैठ गई। मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया था। तुमने हस्ताक्षर नहीं किए, यह सही किया। राजू धीरे से हंसा, उसकी आवाज थकी हुई थी। लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि मुझे जारी रखना चाहिए या नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो वे मुझे खलनायक बनाने के लिए हर तरीका अपनाएंगे। प्रिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, एक तरीका है, लेकिन खतरनाक है। राजू ने ऊपर देखा। प्रिया ने उसे एक फाइल दी। यह उन रोगियों का डेटा है जो पूर्व और पश्चिम समुदाय और विशेषज्ञता के समानांतर हस्तक्षेप मॉडल से ठीक हुए हैं। अगर तुम एक डॉक्टर के साथ दिखते हो, विरोध में नहीं बल्कि साथ में, तो जनता तुम्हें आसानी से खारिज नहीं कर पाएगी। राजू ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर अन्या की तस्वीर थी। उसकी मुस्कान गुलाबी हो गई थी। बगल में शीर्षक था, प्राकृतिक पुनर्वास सामुदायिक परीक्षण परियोजना, सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। अगली सुबह कमरा 305 का दरवाजा खुला। मीडिया की भीड़ थी। राजू दिखाई दिया, लेकिन अकेला नहीं। वह डॉक्टर प्रिया और रसोई से चाची के साथ खड़ा था। हाथ में एक हाथ से लिखा हुआ बोर्ड था, न हरे प्याज का दलिया, न लहसुन, न दवा, सिर्फ विश्वास। कैमरों की झड़ी लग गई। एक पत्रकार आगे बढ़ा। आपका उस लेख के बारे में क्या कहना है जो कहता है कि आप विश्वास और परंपरा को खतरनाक बना रहे हैं? राजू ने माइक्रोफोन लिया, पहली बार स्पष्ट रूप से। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरे पास इलाज करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं वह व्यक्ति था जिस पर विश्वास नहीं किया गया था। और आज जब मैं एक कटोरी दलिया बनाता हूं, एक मेज साफ करता हूं या अपनी दादी की डायरी पढ़ता हूं, तो मैं बस सबको याद दिलाना चाहता हूं कि चिकित्सा को एक और घटक की जरूरत है, और वह है सुनना। पूरा सभागार शांत हो गया। जब सब लोग चले गए तो प्रिया को एक गुमनाम संदेश मिला, जिसमें एक तस्वीर थी। उसने स्क्रीन पर देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजू की बिस्तर के पास खड़ी तस्वीर, दूर एक पारंपरिक दवा के पैकेट की चोरी।
छिपे ली गई तस्वीर जो अभी तक जांची नहीं गई थी, जिस पर अस्पताल का लोगो था। संदेश संक्षिप्त था। सफेद दीवारें हवा को नहीं रोक सकती डॉक्टर प्रिया। उसने ऊपर देखा। सभागार का दरवाजा अभी अभी बंद हुआ था और तूफान शुरू हो चुका था। मुंबई की सुबह में धूप नहीं थी, लेकिन बारिश भी नहीं थी। प्रिया तीसरी मंजिल के गलियारे में खड़ी थी, हाथ में अपनी अंतिम रिपोर्ट थी। अंदर बाल चिकित्सा विभाग में रोगियों के कार्यात्मक पुनर्वास के सभी आंकड़े आधुनिक चिकित्सा हस्तक्षेप और राजू द्वारा किए गए पोषण और मानसिक तरीकों के संयोजन से नैदानिक रूप से सिद्ध हो चुके थे। उसने अस्पताल की रसोई की ओर देखा, जहां बर्तनों की खड़खड़ाहट अभी भी दिल की धड़कन की तरह नियमित रूप से आ रही थी। दवा के पैकेट की तस्वीर लीक होने के बाद एक आंतरिक जांच की गई थी, लेकिन जिसने सबको हैरान किया वह चाची का बयान था। उन्होंने सीधे जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वह पैकेट उन्होंने एक यादगार के रूप में रखा था, किसी भी मरीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। हालांकि निदेशक मंडल ने अभी भी कड़ी जांच का रुख अपनाया, लेकिन कोई भी आधिकारिक तौर पर एक ऐसे वार्ड की आलोचना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जहां ठीक होने की दर पूरे अस्पताल से अधिक थी। प्रिया ने धीरे से कमरा 305 का दरवाजा खटखटाया। राजू फर्श साफ कर रहा था। उसकी पीठ उसकी ओर थी। तुमने खत्म कर लिया। मैं हमेशा आपके आने से पहले खत्म कर लेता हूं। राजू हंसा और पोछा कोने में रखा। दिया। प्रिया ने फाइल मेज पर रखी और उसे देखा। उन्होंने पोषण और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास मॉडल को आधिकारिक परीक्षण में शामिल करने की मंजूरी दे दी है, इस शर्त पर कि तुम एक मानद सलाहकार होगे, इलाज नहीं करोगे, नुस्खे नहीं लिखोगे, सिर्फ मार्गदर्शन करोगे। राजू थोड़ा चौंक गया। थोड़ी देर बाद वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। इसका मतलब है कि मुझे आधिकारिक तौर पर रहने की इजाजत है, लेकिन मुझे और पढ़ना होगा। कम से कम सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल में एक अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठी। मैं कर सकता हूं, मैं रहना चाहता हूं। एक हल्की खामोशी छा गई। प्रिया ने नरम आवाज में कहा, और तुम्हारे छोटे भाई के बारे में मैंने एक वकील से बात की है। उसे पास के एक देखभाल केंद्र में स्थानांतरित किया जा सकता है, अगर कोई योग्य अभिभावक हो। राजू ने और कुछ नहीं पूछा, बस बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, क्या हम यह मिलकर कर सकते हैं? प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखें खिड़की के कांच से आती धूप की तरह कोमल थीं। उसने सिर हिलाया। 2 हफ्ते बाद सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के हॉल में एक छोटा सा समारोह हुआ। कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई टीवी कैमरा नहीं, बस कुछ कुर्सियां, कुछ नाम पट्टिकाएं, एक सफेद बोर्ड जिस पर लिखा था सामुदायिक बैठक, प्राकृतिक पुनर्वास सहायता कार्यक्रम। राजू ने एक सफेद शर्ट पहनी थी। हाथ में रंगीन मुद्रित दस्तावेजों का एक ढेर था। बगल में चाची थीं, अभी भी नीले भूरे रंग के कपड़ों में और एक सौम्य मुस्कान के साथ। पहले जब बच्चे यहां आते थे तो वे सिर्फ रोते थे, न खाते थे, न सोते थे। उन्होंने युवा डॉक्टरों से कहा, अब वे पिछवाड़े में खेलते हैं, दौड़ते और हंसते हैं, जैसे वे कभी अस्पताल में थे ही नहीं। एक प्रशिक्षु डॉक्टर ने पूछा, इसका रहस्य क्या है? मैडम राजू ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने उन बच्चों को देखा जो कल अपने ही हाथ से बनाई पतंग से खेल रहे थे। बीमारी और बीमार दोनों को सुनना। कुर्सियों की आखिरी पंक्ति में एक हाथ उठा। यह त्रिन क्वोखांग थे। उन्होंने सूट नहीं पहना था, कोई अंगरक्षक नहीं था, बस चुपचाप समारोह में बैठे थे। अगर तुम्हें एक नया अस्पताल मॉडल डिजाइन करने का मौका दिया जाए तो तुम कहां से शुरू करोगे? राजू ने उन्हें थोड़ी देर देखा और फिर धीरे धीरे जवाब दिया, मैं रसोई से शुरू करूंगा, क्योंकि यह एकमात्र जगह है जहां मरीज डरते नहीं हैं। खांग मुस्कुराया, पहली बार बिना किसी गणना के।
उस दिन देर शाम राजू रसोई के पीछे के छोटे कमरे में वापस आया। उसने लकड़ी की अलमारी खोली, एक पुराना कार्डबोर्ड का डिब्बा निकाला जिसमें कुछ तस्वीरें, एक टूटी हुई ढक्कन वाली कलम और उसकी दादी की डायरी थी जिसे अब गुलाबी धागे से सिला गया था। उसने आखिरी पन्ने पर पहुंचा जहां दादी की फीकी स्याही से लिखी एक पंक्ति थी, अगर तुम्हें समझ ना आए कि क्या करना है तो एक कटोरी गर्म दलिया से शुरू करो। राजू धीरे से हंसा, डायरी बंद कर दी। वह खड़ा हुआ कमरे में चारों ओर देखा। रसोई अभी भी गर्म थी, हालांकि बाहर की रोशनी नारंगी हो गई थी। अचानक बाहर कदमों की आवाज आई। एक लड़का था, लगभग 12 साल का, जिसने हल्की नीली शर्ट पहन रखी थी। हाथ में देखभाल केंद्र से एक परिचय पत्र था। लड़का हिचकिचाया, आप राजू भैया हैं? राजू ने सिर भैक परिचय पत्र था हिलाया और कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम राजू है और तुम्हारा किशन। राजू ने लड़के के कंधे पर धीरे से हाथ रखा। तुम्हें भूख लगी है? किशन ने सिर हिलाया, उसका चेहरा नीचे था। राजू हंसकर रसोई की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद कमरा चिकन, अदरक और हरे प्याज के दलिया की सुगंध से भर गया। दोनों भाई खाने बैठे, किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उस छोटी शांत जगह में कुछ ऐसा था जो अभी अभी फिर से शुरू हुआ था। उस रात प्रिया गलियारे से गुजर रही थी तो उसने रसोई के दरवाजे पर एक कागज चिपका देखा। वह पास जाकर धीरे धीरे पढ़ने लगी। रसोई कल अस्थायी रूप से बंद, कारण चाची छुट्टी पर, राजू पढ़ने गया है। लेकिन चिंता न करें, दलिया अभी भी पकाया जाएगा। अगला व्यक्ति अच्छा करेगा, क्योंकि रोशनी किसी पर निर्भर नहीं करती, बस किसी को आग जलाए रखने की जरूरत है। प्रिया मुस्कुराई और मुड़ गई। अगली सुबह जब पहली किरणें अस्पताल के कमरे की खिड़की से आईं, तो लाउडस्पीकर से एक साफ आवाज गूंजी, सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की ओर से सुप्रभात। आज सुबह के नाश्ते में कमल के बीज का दलिया, बादाम का दूध और एक प्यारी सी शुभकामना है। जो कभी रोया है वह एक दिन हंसेगा भी। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। पूरा गलियारा जैसे रोशन हो गया। कुछ डॉक्टर रास्ते में रुककर समाचार बोर्ड को देखने लगे। उस पर एक लड़के का चित्र था जो एक चम्मच से दलिया निकाल रहा था। पीछे एक रंगीन पेंसिल से बनाया हुआ सूरज था। नीचे गंदी लिखावट में एक पंक्ति थी, रोशनी का लड़का हमेशा यहां नहीं रहेगा, लेकिन रोशनी रह सकती है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर कहीं इन पंक्तियों में आपने अपने दिल की धड़कन को एक पल के लिए धीमा महसूस किया, शायद किसी को याद करके, एक स्मृति, या बस रोजमर्रा की जिंदगी के बीच की खामोश दयालुता से प्रभावित होकर, तो मेरा मानना है कि उस लड़के द्वारा लाई गई रोशनी वास्तव में आप तक पहुंच गई है। आप लोग कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हमें भेजिए ताकि हम उसे सभी के साथ साझा कर सकें।